गांव वर्सेस शहरी बहू के लिए पति की कीमत। लड़की तो वाकई बहुत सुंदर है, बिल्कुल हमारे बेटे रमन की बराबरी की है। हाँ बिमला, लड़की पढ़ी लिखी भी है। हमारा बेटा शहर में अच्छी जॉब करता है, उसके लिए ऐसी ही मॉडर्न लड़की चाहिए थी। थैंक यू अंकल आंटी, रमन भी काफी हैंडसम है। तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, हम बहुत जल्द धूमधाम से शादी करेंगे। विमला और मुकेश अपने शहर में जॉब करने वाले बेटे रमन के लिए प्रियंका को देखने आए होते हैं। जहां प्रियंका उन्हें पहली ही नजर में पसंद आ जाती है तो वो रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। वहीं उनके जाते ही प्रियंका और उसकी सहेली सुषमा दोनों अपने कमरे में आकर, वाह प्रियंका, लड़का तो बहुत अमीर है, तेरी तो किस्मत खुल गई यार। देखा सुषमा, मैं तो पहले ही कहती थी कि मैं बहुत अमीर घर में शादी करूंगी। अब मैं शादी की बात खूब घूमूंगी और फुल मजे करूंगी। हाँ यार, रमन की सैलरी भी बहुत तगड़ी है, तेरे सारे शौक पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐश की जिंदगी होगी मेरी। मुझे तो बस अब जल्दी से शादी का इंतजार है, जल्दी से शादी हो जाए मेरी अब बस। ऐसे ही कुछ दिनों में प्रियंका और रमन की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और प्रियंका अपने अमीर ससुराल में आ जाती है। और फिर अगले दिन सुबह के 10 बजे विमला और मुकेश लिविंग रूम में बैठे होते हैं। तभी प्रियंका जीन्स और टॉप पहने कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, तुम अब उठ रही हो और ये तुमने क्या पहना हुआ है? गुड मॉर्निंग मम्मी जी, मैं सुबह लेट ही उठती हूँ और ये मेरे कंफर्टेबल कपड़े हैं। बहू, हमारे घर में सुबह जल्दी उठने का रिवाज है। रमन भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। पापा जी, इतनी सुबह उठकर मैं क्या करूँगी? वैसे चाय कहाँ है? मुझे बेड टी की आदत है। चाय खुद बनानी पड़ेगी बहू, हमारे घर में कोई नौकर नहीं है, हम खुद ही सब काम करते हैं। क्या नौकर नहीं है? रमन इतना कमाता है फिर भी घर में एक नौकरानी नहीं रख सकते आप लोग? हमें बाहर वालों का काम पसंद नहीं है, घर की बहू ही घर संभालती है। बाप रे, कहाँ फंस गई मैं? बिना चाय के तो मेरा सिर फट जाएगा। सुबह के इस ड्रामे के बाद प्रियंका चिढ़कर वापस अपने कमरे में चली जाती है और पूरे दिन घर का कोई काम नहीं करती। और फिर शाम होते ही वो अपना मूड ठीक करने के लिए मॉडर्न कपड़े पहनकर हाथ में पर्स लिए घर से बाहर घूमने जा रही होती है। तभी उसे देखकर पड़ोस की औरतें कानाफूसी करने लगती हैं। और सेठानी जी, जरा देखो तो विमला की नई बहू को, ये कैसे कपड़े पहनकर बाहर जा रही है? अरे राम राम, सिर पर पल्लू तो छोड़ो, ढंग के कपड़े भी नहीं पहने हैं। विमला तो बड़ी तारीफ कर रही थी कि शहर की पढ़ी लिखी बहू आई है, ये तो खानदान की नाक कटवाएगी। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरे कपड़ों को देखना बंद करेंगी? आप लोगों के पास अपने काम नहीं है क्या, जो दूसरों के घरों में ताका झाकी करती रहती है? देखो जरा, बड़ों को पलट कर जवाब देती है, बदतमीज कहीं की। पड़ोसियों की बातें सुनकर प्रियंका का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है। वो गुस्से में पैर पटकती हुई वापस घर के अंदर आती है और रमन के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगती है। जिसके बाद जब रात को रमन ऑफिस से थककर लौटता है, प्रियंका रमन के आते ही उस पर चिल्लाने लगती है। प्रियंका, प्लीज एक गिलास पानी देना, आज ऑफिस में बहुत काम था यार। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ रमन, खुद जाकर पानी ले लो। तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, क्या हुआ है? तुम्हारी मम्मी मुझे सुबह सुबह ताने मारती है, मुझसे घर के काम काज नहीं होते, मुझे अभी के अभी एक मेड चाहिए। प्रियंका, मम्मी को बाहर वालों का काम पसंद नहीं है, उन्होंने हमेशा खुद ही सब किया है। अब तुम आ गई हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। मैं कोई एडजस्ट नहीं करने वाली। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें इस घर को छोड़कर मेरे साथ अलग फ्लैट में रहना होगा, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम ये क्या कह रही हो प्रियंका? मैं अपने मम्मी पापा को कैसे छोड़ दूं? तो ठीक है, तुम अपने मम्मी पापा के साथ ही रहो, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर प्रियंका गुस्से में अपना बैग पैक करने लगती है। रमन उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर प्रियंका एक नहीं सुनती। अपनी नई नवेली शादी को टूटने से बचाने के लिए रमन आखिरकार प्रियंका की जिद के आगे झुककर अपने माता पिता से अलग होने की बात करता है। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। प्रियंका इस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, वो अलग रहने की जिद कर रही है। बेटा, अभी तो शादी को 4 दिन ही हुए हैं और तू हमें छोड़कर अलग हो जाएगा। बिमला, रो मत। जिस चीज में हमारे बेटे की खुशी है उसी में हमारी खुशी है। हम इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। पापा, मैं आप लोगों से दूर नहीं जा रहा, मैं पास ही एक फ्लैट ले रहा हूँ, हम दोनों वहीं रहेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम खुश रहो, बस हमारे लिए यही बहुत है। माता पिता से इजाजत मिलने के बाद रमन प्रियंका को लेकर पास के ही एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है।
वहीं रमन के नए फ्लैट के पास वाली कॉलोनी में पड़ोस की औरतें एक जगह जमा होकर बातें कर रही होती हैं। अरे चौधराइन, सुना तुमने? विमला का बेटा शादी के 4 दिन बाद ही अपनी बहू को लेकर अलग फ्लैट में रहने आ गया। हाँ, मैंने भी सुना। आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। कैसी कैसी बहुएं आने लगी है। आते ही लड़के को अलग कर दिया। सही कह रही हो, विमला और मुकेश बेचारे अकेले रह गए। ऐसी पढ़ी लिखी और मॉडर्न बहू से तो भगवान ही बचाए। सुना है हमारी पड़ोसन का बेटा सूरज भी इसी कंपनी में जॉब करता है। रमन और सूरज दोनों अच्छे दोस्त हैं। हाँ, पर सूरज के माता पिता ममता और राकेश बहुत समझदार हैं। वो अपने बेटे के लिए ऐसी शहर की लड़की कभी नहीं लाएंगे। वहीं रमन के अलग होने की खबर सुनकर सूरज के माता पिता अपने बेटे की शादी के लिए पुरानी सोच और संस्कारों वाली गांव की लड़की लाने का फैसला करते हैं। राकेश जी, आपने सुना पड़ोस में विमला का बेटा अपनी मॉडर्न बहू के चक्कर में माता पिता से अलग हो गया। हाँ ममता, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं। हमें हमारे सूरज के लिए ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं चाहिए। मम्मी पापा, आप लोग चिंता मत करो। औरतों का तो काम ही है घर संभालना, और मैं तो घर संभालने वाली से ही शादी करूंगा। बेटा, मेरा राजा बेटा, हम तेरे लिए गांव से एक सुंदर और संस्कारी लड़की लेकर आएंगे जो हमारे घर को संभाल सके। हाँ, मैंने एक लड़की देखी है, राधा। हाँ, बड़ी ही संस्कारी है। उसके माता पिता बहुत सीधे हैं। हम वही रिश्ता पक्का करते हैं। सूरज के माता पिता तुरंत गांव जाकर राधा का रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से बहुत जल्द शादी का दिन तय हो जाता है और सूरज बारात लेकर राधा के गांव पहुंचता है। वहीं शादी वाले दिन राधा के माता पिता विदाई से पहले अपनी बेटी को ससुराल के नियम और संस्कार बता रहे होते हैं। राधा बेटी, आज से तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। वहाँ सबकी सेवा करना। हाँ बेटी, हमेशा याद रखना कि पति परमेश्वर होता है। उसके हर सुख दुख में उनका साथ देना और कभी जुबान मत चलाना। जी पापा जी, मम्मी, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगी। मेरे लिए पति ही सब कुछ होंगे। मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे ही शादी होने के बाद राधा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर श्रृंगार करके रसोई संभालने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के फ्लैट में अभी तक वो आराम से सो रही होती है। अरे वाह बहू, तुम इतनी सुबह उठ भी गई और रसोई में चाय नाश्ता भी तैयार कर दिया। जी मम्मी जी, सुबह उठकर पूजा पाठ करना और सबके लिए चाय नाश्ता बनाना तो मेरा फर्ज है। तभी सूरज कमरे से बाहर आता है। वहीं राधा तुरंत झुककर उसके पैर छूती है और मुस्कुराकर चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाती है। जी, आपके लिए चाय। सूरज राधा के हाथों से चाय का कप लेकर जैसे ही एक घुट पीता है तो उसे तुरंत फर्श पर थूक देता है। थू, ये क्या बकवास चाय बनाई है? इसमें चीनी का तो अता पता ही नहीं है। सॉरी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। भगवान जाने कैसे गांव की गवार है, एक चाय भी ढंग की नहीं बनती। इतना कहकर सूरज अपनी चाय का कप डाइनिंग टेबल पर ही पटक देता है। सूरज, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? अभी वो नई नई आई है। कोई बात नहीं राकेश जी, लड़का है, ऑफिस की टेंशन होगी। बहुत उदास मत हो। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। सूरज गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं उसके जाने के बाद कोई बात नहीं मम्मी जी, वो मेरे पति हैं, उनका गुस्सा होना भी उनका हक है। राधा इसी तरह सूरज के हर गुस्से को मुस्कुरा कर सहती रहती है। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन सूरज का बर्ताव बदलने के बजाय और ज्यादा खराब होने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर राधा पर चिल्लाने का बहाना ढूंढता रहता है। ऐसे ही एक दिन जब राधा बालकनी में कपड़े सुखा रही है, तभी सूरज गुस्से में वहां आकर, राधा, ये देखना मेरी शर्ट कैसे प्रेस की है तुमने? पूरे दिन घर में बैठी रहती हो पर एक काम ढंग से नहीं होता। जी, वो लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ी सी। अरे बकवास बंद करो अपनी, इस थप्पड़ से तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा अभी। इतना कहकर सूरज राधा को एक थप्पड़ मारकर गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं राधा रोते हुए अपना गाल पकड़ लेती है। नीचे गली में खड़ी पंडिताइन और चौधराइन ये सब देख लेती हैं। अरे चौधराइन, देखा तुमने, बेचारी राधा पूरा दिन घर का काम करती है फिर भी सूरज उसकी कदर नहीं करता और हाथ उठा दिया। हाँ, एक तरफ विमला की वो मॉडर्न वो प्रियंका है जो आते ही लड़के को लेकर अलग हो गई और राज कर रही है, और एक तरफ ये बेचारी सीधी सादी लड़की है। ऐसे ही वक्त बीतता है और उसी दिन शाम के समय रमन थका हुआ ऑफिस से अपने घर आता है,
जहां प्रियंका सोफे पर बैठे फोन चला रही होती है। प्रियंका, बहुत तेज प्यास लगी है यार, प्लीज एक गिलास पानी दे दो। देखो रमन, मैं तुम्हारी कोई काम वाली नौकरानी नहीं हूँ। खुद जाओ और किचन से पानी ले लो। तुम एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती? और ये घर में खाना क्यों नहीं बना? अरे, मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर डिनर करने गई थी, मैंने तो खा लिया। तुम अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। क्या जिंदगी बन गई है मेरी शादी के बाद। मैंने इसके लिए अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, पर इसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। रमन उस रात भूखा ही सो जाता है, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो जाती है। ऐसे ही पूरा हफ्ता बीत जाता है और संडे की सुबह रमन को अगले दिन के लिए तैयार कपड़े चाहिए होते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में कपड़े वैसे ही पड़े होते हैं। प्रियंका, मेरे ऑफिस के कपड़े कहाँ हैं? तुमने अभी तक धोए नहीं है क्या? मैंने नहीं धोए कपड़े। क्या तुम खुद वॉशिंग मशीन में अपने कपड़े भी नहीं धो सकते? सारा काम मैं ही करूँ क्या? यार, तुम पूरा दिन घर में रहकर मेरे कपड़े भी नहीं धो सकती, हद है यार। ज्यादा कपड़े धुलवाने का शौक है ना, तो घर में एक मेड रख लो। मुझसे नहीं होते ये फालतू के काम। चलो एक काम वाली ही रख लेता हूँ। पूरे दिन घर में रहती है तो चिड़चिड़ा जाती है। मेड आ जाएगी तो शायद ये खुश रहेगी और थोड़ा मुझे भी टाइम देगी। एक तरफ जहाँ रमन अपनी मॉडर्न पत्नी प्रियंका को खुश करने के लिए घर में काम वाली रखने की सोच रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ राधा ने अपने पति सूरज की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा होता है, जिस वजह से ममता ने सूरज को ऑफिस से जल्दी घर आने को कहा होता है। वहीं सूरज चिढ़ता हुआ घर आता है। सूरज बेटा, बहू ने सुबह से बूंद भर पानी नहीं पिया है, तेरे लिए व्रत रखा है उसने। जा, उसे अपने हाथ से कुछ खिला दे। क्या इसके हाथ टूट गए हैं जो मैं इसे खाना खिलाऊं? जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पूरा दिन घर में पड़ी पड़ी नाटक करती रहती है। पहले ही ऑफिस के काम से परेशान हूँ मैं, और यहाँ आते ही ये नया कलेश। सूरज, ये बदतमीजी की हद है। वो तेरी पत्नी है। कोई बात नहीं पापा जी, वो जल्दी ऑफिस गए थे ना, इसलिए चिढ़ गए होंगे। मैं खाना समेट लेती हूँ। जिसके बाद अगले दिन दोपहर के वक्त सूरज के बर्ताव से परेशान राधा रोते हुए अपनी माँ सुनीता को फोन करती है। हेलो माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। यहाँ सब बहुत। क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पति कुछ कहते हैं क्या? मम्मी, वो बहुत गुस्सा करते हैं। आज तो उन्होंने मुझ पर हाथ पे उठा दिया। बेटी धीरज रखो, अब वही तुम्हारा घर है, पति परमेश्वर होता है। पुराने जमाने में भी औरतों ने बहुत कुछ सहा है। तुम जुबान मत चलाना, सब ठीक हो जाएगा। हम तुमसे मिलने आ रहे हैं। राधा के घर वाले उसे तसल्ली देकर फोन काट देते हैं और अगले दिन राधा के माता पिता सुनीता और अनिल उससे मिलने आए होते हैं। तभी सूरज ऑफिस से लौटता है और उन्हें देखकर चिढ़ जाता है और वहीं उनके सामने ही बदतमीजी शुरू कर देता है। अरे, आप लोग यहाँ क्यों आ गए? अपनी इस गंवार बेटी को विदा तो कर दिया, पर ढंग का कोई काम नहीं सिखाया आपने। दामाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी में क्या कमी है? अरे, कमी ही कमी है। पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, फिर भी इससे कोई काम ढंग से नहीं होता। ले जाइए इसे अपने साथ। बेटी, तू अपना ध्यान रखना, हम चलते हैं। जी, आपने मेरे माता पिता का अपमान क्यों किया? उनकी क्या गलती थी? ए, चुप रहो तुम। ज्यादा बोलोगी तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। सूरज की इस धमकी के बाद सभी चुपचाप जाकर सो जाते हैं, लेकिन इस घर में ना तो सूरज का गुस्सा कम होता है और ना ही रोज रोज का ये ड्रामा थमता है। ऐसे ही हर रोज सूरज के घर से लड़ाई झगड़े और चीजें फेंकने की आवाजें आती रहती हैं। वहीं पड़ोसी बाहर खड़े होकर सब सुनते हैं। राधा, मेरी चाय अभी तक नहीं बनी क्या? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जी, बस ला रही हूँ, दूध उबल रहा था, ये लीजिए। इतनी गर्म चाय, मेरा मुंह जलाना चाहती हो क्या? जी, मेरा पैर। इतना कहते ही सूरज गुस्से में लंच बॉक्स उठाकर राधा के पैर पर दे मारता है और चला जाता है। बाहर गली में सब्जी खरीद रही पंडिताइन और चौधराइन राधा के चिल्लाने की आवाज सुन लेती हैं। तभी राधा लंगड़ाते हुए बाहर सब्जी लेने आती है। भाभी जी, ये आपके हाथ और पैर पर इतने निशान कैसे पड़ गए? चोट लगी है क्या? अरे मुन्ना, क्या पूछता है? सबको पता है इसका पति इसे रोज मारता पीटता है। आवाजें बाहर तक आती है। पंडिताइन जी, आप मेरे घर के मामलों में मत बोलिए। वो मेरे पति है, हमारा आपसी मामला है। आप उनके बारे में कुछ गलत नहीं कह सकती। एक तरफ जहाँ पूरे मोहल्ले में राधा के सीधेपन और सूरज के गुस्से की चर्चा हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ दोपहर में ऑफिस के लंच टाइम में सूरज और रमन करण और रोहित के साथ बैठे होते हैं। एक तरफ ऑफिस में लंच के समय सूरज अपनी संस्कारी बीवी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खा रहा है।
जबकि रमन बेचारा कैंटीन का खाना खा रहा है। अरे वाह सूरज, आज लंच में क्या मस्त पनीर की सब्जी लाया है यार। तेरी बीवी रोज नए नए पकवान बनाकर देती है भाई, तू तो बहुत लकी है। हाँ भाई, भाभी के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। इतनी सेवा करने वाली बीवी नसीब वालों को ही मिलती है। हाँ अरे भाई, औरतों का काम ही क्या है घर में? खाना बनाना और सेवा करना। अगर वो भी ढंग से ना करे तो क्या फायदा। मैं तो अपनी बीवी को पैरों की जूती बनाकर रखता हूँ, तभी लाइन पर रहती है। एक इसकी बीवी है जो रोज टाइम पर इतना अच्छा लंच पैक करके देती है, और एक मेरी बीवी प्रियंका है जिसके लिए मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, पर वो मुझे एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। रोज भूखे पेट ऑफिस आना पड़ता है। रमन, तू आज फिर कैंटीन का खाना खा रहा है? तेरी नई नई शादी हुई है ना, भाभी खाना नहीं बनाती क्या? शादी से पहले तो तू रोज घर का लंच लाता था भाई, अब क्या हुआ? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज सुबह थोड़ा टाइम नहीं मिला। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन सुबह सूरज जल्दबाजी में बाथरूम में नहाने गया होता है, जहां राधा सूरज को कपड़े देने बाथरूम की तरफ जा रही होती है। तभी फर्श पर पानी होने की वजह से सूरज का पैर अचानक फिसलता है और वो गिरते गिरते बचता है। जी, आपके कपड़े संभाल कर फर्श पर पानी, मुझे माफ कर दीजिए जी। अरे अक्ल की अंधी, पूरे दिन घर में पड़ी रहती है, तुझसे एक बाथरूम भी साफ नहीं होता। अभी मैं फिसल जाता तो। इतना कहते ही सूरज राधा को धक्का मार देता है और राधा दीवार से टकराकर फर्श पर गिर पड़ती है। उसके सिर और हाथ पर गहरी चोट आ जाती है। अब रोना धोना बंद करो अपना, दिमाग खराब कर दिया सुबह सुबह तुमने मेरा। अरे बहू, ये क्या किया इसने? कितनी चोट लग गई तुझे? कोई बात नहीं मम्मी जी, वो फिसल गए थे ना, इसलिए गुस्से में थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। जिसकी थोड़ी देर के बाद दूध वाला दूध देने के लिए आता है और राधा के सिर पर लगी चोट देखकर हैरान रह जाता है। अरे भाभी जी, आपके सिर पर ये बड़ी सी चोट कैसे लग गई? अरे कुछ नहीं छोटू भैया, वो सुबह जरा पैर फिसल गया था फर्श पर, बस वही चोट लग गई। देखो सेठानी जी, पैर नहीं फिसला। सुबह इसके घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पति ने मारा है, पर छुपा रही है। एक तरफ सूरज अपनी संस्कारी पत्नी की कोई कद्र नहीं करता, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका अपनी किटी पार्टीज और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए रमन को जबरदस्ती शॉपिंग पर लाई होती है, जहां वो बेहद महंगी ड्रेसेस पसंद कर रही होती है। रमन, लुक एट दिस ड्रेस। ये डायमंड वर्क वाली ड्रेस कितनी प्यारी है ना। कल मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी है, मैं यही पहनूंगी। प्रियंका, पर इसकी कीमत तो देखो। इस महीने ऑलरेडी बहुत खर्चे हो चुके हैं, थोड़ा बजट खराब चल रहा है हमारा। बजट खराब है? तुम्हारी सैलरी जाती कहाँ है? एक अच्छी ड्रेस भी नहीं दिला सकते तो शादी क्यों की मुझसे? क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम एक नंबर के कंजूस आदमी हो, सबके सामने तमाशा बना दिया मेरा। मुझे नहीं करनी तुम्हारे साथ शॉपिंग। प्रियंका बैग्स वहीं फेंककर गुस्से में मॉल से बाहर चली जाती है। हे भगवान, सब लोग देख रहे हैं, कितनी इंसल्ट कर दी इसने मेरी। रमन उदास होकर उसके पीछे पीछे घर आ जाता है। वहीं प्रियंका मुंह फुलाकर बेड पर बैठ जाती है, जहां रमन उसे मनाने की कोशिश करता है। देखो प्रियंका, प्लीज मान जाओ ना, मैं तो बस इस महीने के बजट की बात कर रहा था। मुझसे बात मत करो रमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टोकने की? जब तक तुम मुझे वो ड्रेस और जो मेरी सहेली के पति ने उसे बर्थडे पर नई कार दी है वैसी कार नहीं दिलाते, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। प्रियंका, कार के लिए इतने पैसे एकदम से कहां से आएंगे? मुझे नहीं पता, अपनी एफडी तोड़ो या कुछ भी करो, मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझे नए मॉडल की कार चाहिए। एक तरफ प्रियंका रमन से कार के लिए जिद कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा सूरज के कपड़े प्रेस कर रही होती है। तभी अचानक ध्यान भटकने की वजह से सूरज की एक महंगी शर्ट पर प्रेस लग जाता है और शर्ट जल जाती है। तभी उसी वक्त सूरज वहां आ जाता है। अरे राधा, ये क्या किया तुमने? मेरी इतनी महंगी शर्ट जला दी। जी, वो मुझसे गलती से, मैं अभी दूसरी शर्ट। गलती से? हाँ, रुको, आज तुम्हारी इस गलती का इलाज ही कर देता हूँ मैं। इतना कहकर सूरज राधा का हाथ जबरदस्ती पकड़कर गरम प्रेस के नीचे रख देता है। जी छोड़िए, मेरा हाथ जल रहा है। अरे काम की ना काज की, 2.5 सेर अनाज की, पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ती है, एक कपड़ा भी ढंग से प्रेस नहीं होता तुझसे। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? सूरज गुस्से में बाहर चला जाता है। राधा रोते हुए अपने जले हुए हाथ को पकड़कर फर्श पर बैठ जाती है। वहीं प्रियंका को खुश करने और घर का क्लेश मिटाने के लिए रमन सारी एफडी तोड़कर एक नई मॉडल की कार खरीद लेता है।
हे प्रियंका, अपनी आंखें बंद करो। देखो तुम्हारे बर्थडे का एडवांस सरप्राइज। इतना कहते ही रमन कार की चाबी प्रियंका के आगे करता है। ओ माय गॉड रमन, न्यू कार! तुमने सच में मेरे लिए कार खरीद ली? हाँ हाँ प्रियंका, ताकि तुम खुश रहो। आई एम सो हैप्पी रमन, थैंक यू। वैसे अगले महीने हमारी एनिवर्सरी आ रही है। मेरी फ्रेंड्स कह रही थी कि आजकल डायमंड नेकलेस बहुत ट्रेंड में है, मुझे वो भी चाहिए। हे भगवान, अभी कार के चक्कर में बैंक अकाउंट खाली हो गया। अब ये डायमंड का नेकलेस कहाँ से लाऊं? उसी दिन प्रियंका के खर्चों से परेशान रमन ऑफिस में उदास बैठा कैंटीन का खाना खा रहा होता है। अरे रमन, तू फिर आज कैंटीन का खाना खा रहा है? यार तेरी नई नई शादी हुई है, भाभी तुझे कभी खाना बनाकर नहीं देती क्या? शादी से पहले तो तू रोज घर का लंच लाता था। अरे क्या करूं भाई, प्रियंका खाना नहीं बनाती। वो कहती है कि वो कोई नौकरानी नहीं है। इतना बताते हुए रमन उसके और प्रियंका के बीच चल रही सारी परेशानी बता देता है। पर यार रमन, तेरी तो जिंदगी खराब हो गई शादी के बाद। तू उसकी सारी डिमांड्स पूरी कर रहा है, नई कार भी लाकर देती, पर वो तुझे एक वक्त की रोटी तक बनाकर नहीं दे सकती। क्या फायदा ऐसी पत्नी का? सूरज को देख कैसे अपनी बीवी को इशारों पर नचाता है। सूरज को देख कैसे अपनी बीवी को इशारों पर नचाता है। सही कह रहा है रोहित, मैं ही बेवकूफ हूँ जो उसके इशारों पर नाच रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ प्रेस से हाथ जलने के बाद भी राधा उसी दिन दोपहर में मोहल्ले में सब्जी खरीद रही होती है। उसके हाथ पर जलने के निशान और पट्टी देखकर आस पड़ोस की औरतें वहां आ जाती हैं। अरे भाभी जी, आज हाथ में क्या हो गया? ये तो जलने का निशान लग रहा है। अरे नहीं मुन्ना भैया, वो रसोई में काम करते हुए जरा गरम कढ़ाई से हाथ छू गया था। अरे बहू, हमसे क्या छुपाना? तुम्हारे घर से रोज सूरज के चिल्लाने की आवाज बाहर तक आती है। सब जानते हैं कि उसने तुम्हारा हाथ जलाया है। सेठानी जी, वो मेरे पति हैं। हमारा जो भी मामला है वो आपसी है। आप हमारे बीच में मत बोलिए और मेरे पति के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देख रहे हो पंडितायन जी, इसमें अकड़ कितनी है। पति रोज मारता पीटता है, फिर भी उसे भगवान समझकर उसका पक्ष ले रही है। सूरज के मार पीट करने के बाद भी राधा अपने फर्ज से पीछे नहीं हटती। वो अपने बीमार ससुर राकेश को व्हील चेयर पर बिठाकर रोज पार्क में वॉक कराने लाती है और उनकी पूरी देखभाल करती है। बहू, सूरज ने तेरे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दे बेटी। मैं व्हील चेयर पर लाचार हूँ, कुछ कर भी नहीं सकता। पापा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो मेरे पति हैं। आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पार्क में बेंच पर बैठी एक पढ़ी लिखी और समझदार महिला दिव्या, जो रोज राधा को नोटिस करती है, वो राधा के हाथ और सिर पर चोट के निशान देखकर उसके पास आती है और एक्सक्यूज मी, मैं रोज देखती हूँ कि आप इस अंकल की इतनी सेवा करती हैं, पर आपके हाथों पर ये चोट और जलने के निशान कैसे हैं? जी, वो रसोई में काम करते हुए चोट लग गई थी। देखिए, छुपाने की कोशिश मत कीजिए। क्या आपका पति आपके साथ घरेलू हिंसा करता है? आप पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करती? अरे नहीं, पुलिस क्यों? पति तो परमेश्वर होता है। मैं उनके खिलाफ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? सुनिए, अब जमाना बदल गया है। औरत पैर की जूती नहीं होती, उसे सिर का ताज होना चाहिए। इतना सब सहने के बाद भी कौन सा आपका पति आपसे प्यार से बात करता है? आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ? उसी रात अपने फ्लैट में रमन अपने पिता मुकेश के अचानक बीमार पड़ जाने से उदास होकर बैठा होता है। जहां उसके पिता के इलाज में उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके होते हैं, तभी प्रियंका सच धजकर बाहर जा रही होती है। रमन, अपना क्रेडिट कार्ड देना जरा। आज मेरी फ्रेंड्स के साथ क्लब में पार्टी है, थोड़ा खर्च होगा। प्रियंका, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है। पापा हॉस्पिटल में हैं और उनके इलाज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए। कार्ड की लिमिट खत्म हो चुकी है। व्हाट? तुम्हारे पापा के इलाज में पैसे खत्म हो गए? तुम मेरी एक डिमांड भी पूरी नहीं कर सकते रमन। तुम मेरे लिए करते ही क्या हो? मैं क्या करता हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुम्हारे चक्कर में मैंने अपने मम्मी पापा को छोड़ दिया, अपनी सारी जमा पूंजी तुम पर फूंक दी, फिर भी तुम कभी खुश नहीं होती। क्या तुम मुझे अपनी काम वाली नौकरानी समझते हो? तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारी बातें भी सुनूं और तुम्हारे लिए खाना भी बनाऊं? मैं बहुत पढ़ी लिखी और मॉडर्न लड़की हूँ, कोई गवार नहीं। हाँ, यहाँ पढ़े लिखे या गंवार की बात नहीं है प्रियंका, यहाँ संस्कारों की बात है। सूरज की बीवी को देखो, उसका पति उसे मारता है, फिर भी वो उसकी इज्जत करती है और रोज खाना बना कर देती है। ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो जाओ उसी संस्कारी लड़की से शादी कर लो, मुझसे बात मत करना अब। वहीं दूसरी तरफ सूरज के घर में सूरज रोज रात को लेट घर आने लगता है और राधा को अलमारी से उसकी शर्ट पर
लिपस्टिक के निशान भी मिलते हैं। हे भगवान, ये शर्ट पर लिपस्टिक के निशान। क्या जी, इनका किसी के साथ नहीं? शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। अभी तक सोई नहीं, मुंह लटका कर क्यों बैठी हो? जी, आप रोज रात को इतने लेट आते हैं और आपकी शर्ट पर ये। अपनी बकवास बंद रखो। मेरे पर्सनल मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है। पैर की जूती हो वहीं रहो। तभी ममता वहां आ जाती है और सूरज की सारी बातें सुनकर। सूरज, ये क्या तरीका है? बहू सही तो कह रही है, तू रोज रात को कहाँ रहता है? मम्मी चुप रहो। घर में बैठे बैठे तुम्हारे दिमाग में ख्याली पुलाव पकता रहता है। तुम्हारी सोच खटारा हो गई है। अपने काम से काम रखो। इतना कहकर सूरज बिस्तर में जाकर लेट जाता है। वहीं ममता वहां से चली जाती है, जिसके बाद अगली सुबह रोटी सेकते वक्त राधा का ध्यान भटक जाता है और तवे पर रखी रोटी थोड़ी सी जल जाती है। वो वही रोटी सूरज की थाली में परोस देती है। राधा, ये क्या बकवास है? इतनी हिम्मत तुम्हारी कि मुझे जली हुई रोटी खिला रही हो? जी, वो जरा ध्यान भटक गया था, मैं अभी दूसरी लाती हूँ। तुझे रोज रोज का सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर सूरज किचन में जाकर तवे से गरम चिमटा उठाता है और राधा के पास आकर हाथ पर रख देता है। जी छोड़िए, मेरा हाथ जल गया, बचाओ मम्मी जी। राधा तड़प उठती है, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटती। वो अपना दर्द छिपाने के बजाय तुरंत आगे बढ़कर सूरज का हाथ कसकर पकड़ लेती है और चिमटा दूर फेंक देती है। सूरज उसकी ये हिम्मत देखकर हैरान रह जाता है। वहीं शाम को राधा अपनी सास और ससुर राकेश को व्हील चेयर पर लेकर आई होती है, जहां दिव्या वहीं बेंच पर बैठी होती है। तभी वो उसका हाथ देखकर, राधा, ये फिर से क्या हुआ? उस आदमी ने तुम्हारी ये हालत कर दी और तुम चुप हो? दिव्या जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसने मुझे गरम चिमटे से जलाया। तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा राधा। तुम घर में सिलाई कढ़ाई का इतना अच्छा काम करती हो, क्यों ना तुम एक ऑनलाइन बुटीक मास्टर क्लास ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें ऑनलाइन कोर्स करवाऊंगी। हाँ बहू, हम सब तुम्हारे साथ है। तुम ये कोर्स करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। इस जालिम के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू दिव्या जी, मैं ये कोर्स जरूर करूंगी। धीरे धीरे समय गुजरता है और 2 महीने के बाद बुटीक कोर्स पूरा करने के बाद राधा ने साड़ी की जगह एक सिंपल और ग्रेसफुल सूट पहना होता है। वहीं वो कोर्ट में डिवोर्स पेपर बनवाकर घर आती है। राधा, एक गिलास पानी लाना जरा। और ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारी चूड़ियां और सिंदूर कहाँ हैं? पानी पीना है तो खुद जाकर ले लो, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत! शक्ल और कपड़े बदलने से तुम्हारी औकात नहीं बदल जाएगी, कमार कहीं की। औकात तो अब तुम्हारी बदलेगी सूरज। ये लो डिवोर्स पेपर्स, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। राधा अपने ससुर और सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वहीं ममता और राकेश उसे खुशी खुशी विदा करते हैं, जिसके बाद राधा पास ही के एक मोहल्ले में फ्लैट लेकर अपना खुद का बुटीक खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ रमन और प्रियंका के बीच फिर से जोरदार बहस हो रही होती है। प्रियंका एक बार फिर रमन को घर छोड़कर जाने की धमकी देती है, लेकिन इस बार रमन का सब्र टूट जाता है। रमन, अगर तुम मेरी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। रोज रोज का ये ड्रामा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है प्रियंका, तुम जा सकती हो। मैं भी इस रोज रोज के कलेश से तंग आ चुका हूँ। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, मेरे या मेरे परिवार के बारे में नहीं। क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। तुम इस फ्लैट में अकेली रहो, मैं जा रहा हूँ। रमन अलमारी से बैग निकालकर अपने कपड़े पैक करता है और खुद ही घर से बाहर निकल जाता है। वहीं अगले दिन ऑफिस में सूरज अकेला बैठा होता है। तभी उसके दोस्त करण और सुमित उसके पास आकर बैठते हैं। अरे सूरज, आज लंच नहीं लाया? अरे ये तेरे कपड़े इतने सिकुड़े हुए क्यों हैं भाई? प्रेस नहीं किए क्या? क्यों भाई, अपनी बीवी को पैरों की जुत्ती बनाकर रखता था ना, अब देख किसने किसको जुत्ती बना दिया। भाई, राधा घर छोड़कर चली गई है। माँ ने भी मेरे काम करने से मना कर दिया। ना ऑफिस के लिए कपड़े मिलते हैं, ना खाना। घर पूरा बिखर गया है। भाई देख, जब तक वो थी तूने उसकी कदर नहीं की, रोज मारता पीटता था। सो आप भुगतो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया यार। मैंने राधा के साथ बहुत गलत किया। एक तरफ राधा के जाने से सूरज का हाल बेहाल था, वहीं रमन पिछले कुछ दिनों से गायब होता है और उसने प्रियंका को डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए होते हैं। वहीं प्रियंका अकेली रह जाती है और उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। सुषमा, रमन सच में मुझे छोड़कर गायब हो गया। ये डिवोर्स पेपर्स, अब मेरा क्या होगा? प्रियंका, तूने बहुत ज्यादा जिद की यार। रमन बेचारा कब तक सहता? अब तेरे पास घर चलाने के पैसे भी नहीं है।
हाँ सुषमा, मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है। मैंने कभी रमन की वैल्यू नहीं समझी। मेरे पास कोई टैलेंट भी नहीं है कि मैं खुद कमा सकूं। मुझे रमन के पास जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ राधा का ऑनलाइन और ऑफलाइन बुटीक बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो अब आत्मनिर्भर बन चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद सूरज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सूरज हाथ जोड़कर बुटीक के अंदर आ जाता है। राधा, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूरज जी, अब मैं वो पुरानी गवार राधा नहीं हूँ जिसे आप पैरों की जूती समझते थे। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे पता है राधा, तुमने मुझे और मेरे माता पिता को बहुत संभाला, पर मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया। प्लीज एक बार घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें हमेशा अपने सिर का ताज बनाकर रखूंगा। बहू, इसने अपनी गलती मान ली है। इसे एक आखिरी मौका दे दे। ठीक है, मम्मी जी के कहने पर मैं आपको माफ करती हूँ, पर याद रखिएगा, औरत कभी पैर की जूती नहीं होती। एक तरफ राधा और सूरज का परिवार पूरा हो जाता है, वहीं विमला और मुकेश के पास प्रियंका संस्कारी रूप में तैयार साड़ी पहनकर आती है और रमन के पैर पकड़ लेती है। रमन, मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, पापा जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे अलग फ्लैट या कार, डायमंड कुछ नहीं चाहिए। अरे बहू, तुम और ये साड़ी में? हाँ मम्मी जी, पढ़ी लिखी होने का मतलब ये नहीं कि मैं अपनों की इज्जत ना करूं। मैं आज से इस घर की संस्कारी बहू बनकर रहूंगी। प्रियंका, अगर तुम सच में बदल गई हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं भी तुम्हें माफ करता हूँ। चलो भाई चलो। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। आज से हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। दोनों परिवार खुश हो जाते हैं। रमन प्रियंका को गले लगाता है। दूसरी तरफ सूरज राधा को सम्मान से अपने घर ले जाता है।